हम कर रहे हैं 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 10 विविध संदर्भों में सरोकार और आवश्यकताएं। हम इसका ग भाग कर रहे हैं जो कि है संसाधन उपलब्धता और प्रबंधन। पिछले वीडियो में हमने बात की थी समय प्रबंधन की स्थितियों की, यानी कि हम अपने टाइम को आसान तरीके से कैसे मैनेज कर सकते हैं। पहले नंबर पे हमने बात की थी चरम भार अवधि की, उसके बाद हमने बात की थी कार्य वक्र की, अगर आपको याद हो तो। थर्ड नंबर पे था हमारा विश्राम और अंतराल की अवधि, और फोर्थ नंबर पे था हमारा कार्य का सरलीकरण। और आज के वीडियो में हम कार्य के सरलीकरण को डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या अर्थ है कार्य के सरलीकरण का। देखिए, कार्य का सरलीकरण अगर हम आसान से शब्दों में बात करें तो किसी भी काम को सरल, आसान और अति शीघ्र विधि से करने की कोशिश ही क्या है, कार्य का सरलीकरण। इसे हम दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला ये कि हमारी जो निर्दिष्ट ऊर्जा है, यानी जो ऊर्जा उस काम में लगने वाली है उतनी ही ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है, और जो समय उस काम में लगने वाला है उसी समय का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन ऐसे कुछ ट्रिक्स का, ऐसे कुछ उपायों का, ऐसे कुछ साइंस का यूज़ किया जा रहा है जिससे समय उतना ही लग रहा है, ऊर्जा उतनी ही लग रही है, लेकिन काम अधिक हो रहा है। सेकेंड सिचुएशन इसकी क्या है कि हम काम तो उतना ही कर रहे हैं लेकिन तय समय से कम समय में, यानी हम कम टाइम ले रहे हैं और ऊर्जा भी कम उपभोग कर रहे हैं। तो जो बची हुई ऊर्जा और बचा हुआ समय है हम उसे किसी और काम में यूज़ कर सकते हैं। तो इन्हीं दोनों स्थितियों को हम क्या कहते हैं, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, यानी कि कार्य का सरलीकरण। कार्य पद्धति में परिवर्तन लाने और उसे सरल बनाने के लिए परिवर्तन के 3 स्तर महत्वपूर्ण है। अब ये सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क यानी कार्य का सरलीकरण होगा कैसे, जब हम अपने काम करने की पद्धति में परिवर्तन लाएं और उसे सरल बनाएं। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले नंबर पे है हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन। कहने का आशय ये है कि हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसमें अब हमारा जो हाथ है और शरीर है उसकी गति में हम परिवर्तन करें। इसका आशय कार्य के उपकरणों और उत्पादों को यथावत रखते हुए हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन लाना है। यानी जो कार्य के उपकरण हम यूज़ कर रहे थे हमें वही यूज़ करने हैं, जो उत्पाद हम यूज़ कर रहे थे हमें वही करने हैं, बस हमें चेंज किस में करना है, अपने हाथ और शरीर की गति में। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है कि कुछ प्रक्रियाओं को छांट कर और कुछ को जोड़कर अनेक काम हैं जो कम प्रयास से पूरे किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम किचन में बर्तन धो रहे हैं। अब बर्तनों को हमने किसी ऐसी टोकरी में रख दिया कि जिसमें से पानी नहीं निकल रहा है। अब थोड़ी देर बाद हमें बर्तनों को सुखाना पड़ेगा, कपड़ा लेके पहुंचना पड़ेगा। लेकिन अगर हम क्या करें कि बर्तनों को रैक पर ही सूखने दें, यानी कि हम जहां पर, आपने देखा होगा कई बार जहां हम बर्तन धो रहे हैं उसी के ऊपर ही एक रैक लगा होता है। बर्तन धोने के बाद हमने उसे उस रैक में लगा दिया, जाली वाला रैक होता है। जो पानी सारा है वो उसी वक्त बर्तनों में से निकल के नीचे गिर जाता है, तो हमें अलग से बर्तनों को सुखाने और पहुंचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमारा टाइम भी बच गया, हमारी ऊर्जा भी बच गई और हमारा काम भी हो गया। अगर हमारे पास वो रैक अवेलेबल नहीं है तो हम कोई ऐसी बड़ी बास्केट, ऐसा कुछ बड़ा स्टैंड ले सकते हैं जिसमें छेद हो, तो हम उसमें हाथों हाथ बर्तन रखते जाते हैं और सारा पानी झड़कर नीचे आ जाता है। तो हमारा टाइम भी बच गया और हमारी ऊर्जा भी बच गई और हमारा काम भी हो गया। इसका एक और एग्जाम्पल है बाजार से अपेक्षित सामान अलग अलग खरीदने के बजाय सूची बनाकर एक साथ खरीदना। देखिए, हम क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं, ठीक है, हमें याद आया कि सुबह सैंडविच बनाने हैं, चलो मार्केट जाके ब्रेड ले आते हैं। जैसे ही हम सुबह सैंडविच बनाने लगे, अब हमें याद आया कि किचन में तो ये सामान भी कम है, फिर हम फिर से मार्केट गए, फिर से सामान लेके आए, या 2 दिन बाद हम फिर से एक छोटी सी लिस्ट बनाई और फिर चले गए। तो इसमें हमारी टाइम भी यूज़ हो रहा है, ज़्यादा एनर्जी भी यूज़ हो रही है, और जो बार बार हम जा रहे हैं इसके लिए जिस हम कन्विंस का यूज़ कर रहे हैं तो हमारा पेट्रोल भी वेस्ट हो रहा है। इसकी बजाय हम क्या करें, मंथ के एंड में एक लिस्ट बना लें, जैसा कि बहुत सारे घरों में किया जाता है कि रोज़ रोज़ या हर हफ्ते बाजार जाने के बजाय मंथ एंड में एक लिस्ट बना ली जाए कि कौन कौन से जो आइटम्स हैं, कौन कौन से जो प्रोडक्ट्स हैं हमें चाहिए पूरे मंथ में, अब उन्हें एक साथ जाकर बाजार से ले लिया जाए। तो हमारा टाइम भी बचेगा, हमारी ऊर्जा भी बचेगी और हमारे धन की भी बचत होगी, राइट। और अगर मंथ एंड में हमें नहीं याद रह रहा
तो हम एक छोटा सा काम और कर सकते हैं। हमने हमारे किचन की शेल्फ में ही एक डायरी रख ली छोटी सी, जैसे ही कोई सामान खत्म हुआ हमने तुरंत उसमें लिख लिया, तो मंथ एंड में हमें लिस्ट बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, इनको उपयोग करके हम कार्य का सरलीकरण कर सकते हैं। देखिए, हमने होम साइंस की जो डेफिनेशन की थी वो शुरू में भी की थी कि होम साइंस, गृह विज्ञान, ये कला और विज्ञान का सम्मिलित रूप है। तो घर के जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें हम किस तरह से साइंस को यूज़ कर रहे हैं, यही क्या है, होम साइंस है। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे है कार्य के क्रम में सुधार करना। यहाँ पे हमने क्या किया था, कुछ प्रक्रियाओं को छांटकर और कुछ को जोड़कर काम किए थे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो वर्क सीक्वेंस है, काम करने का जो क्रम है, सीक्वेंस है, उसमें सुधार करके कार्य को, परिणाम को सुधार रहे हैं। जैसे एक साथ एक जैसे कामों को करना, जैसे हम घर की साफ सफाई कर रहे हैं तो हमने क्या किया, एक कमरे का झाड़ू लगाया, फिर हम बाल्टी लेने गए, उस कमरे का पोछा लगाया, डस्टिंग की। तो इसकी बजाय हमने पूरे घर का झाड़ू एक साथ लगा लिया, पूरे घर का पोछा एक साथ लगा लिया, पूरे घर की डस्टिंग एक साथ कर ली। तो हमारा टाइम भी बचता है, एनर्जी भी बचती है और काम भी आसानी से हो जाता है। ठीक है, और सभी कमरों में एक साथ निरंतरता में की जाए, न कि हर कमरे में अलग अलग की जाए। इससे क्रम बनाए रखने में भी मदद मिलती है। तो जो काम का सीक्वेंस है, इसका भी बहुत बड़ा इस पर प्रभाव पड़ता है कार्य के सरलीकरण पे। हम क्या कर रहे हैं, किचन में खाना बना रहे हैं, हमने सब्जी बना ली, उसके बाद हम चले गए कपड़े धोने, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद हम आए, हमने आटा लगा लिया, फिर थोड़ी देर बाद हम गए कपड़े सुखाने चले गए, फिर हम आए और हमने चपाती बनाना स्टार्ट कर दिया। इसके बजाय अगर सूटेबल है तो हम पहले किचन का काम फिनिश कर लें, उसके बाद हमने कपड़े धोए और उनको सुखा दिया। हमारी बार बार आने जाने की मेहनत भी बचेगी। सब्जी बनाते बनाते साथ में हमने रोटी बना ली, रोटी बनाते बनाते हमने सब्जी को देख लिया, तो हमारी टाइम और एनर्जी दोनों सेव होती है और काम भी आसानी से हो जाता है। इसी को हम कहते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, कार्य में कुशलता विकसित करके। देखिए, हम इसके एक एक करके पॉइंट कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें हम कुशलता विकसित कर लें, काम को अच्छी तरह से जान लें, और सीखने से समय और गति निरर्थक नहीं जाती और समय और ऊर्जा दोनों की ही बचत होती है। देखिए, हम बार बार बात कर रहे हैं समय और ऊर्जा की बचत, क्योंकि देखिए यही दोनों इंपॉर्टेंट है जो हमारे सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क पे अप्लाई होती है। हम बार बार बात करते हैं ना, समय नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं मिल पा रहा और उस वजह से हमारे बहुत सारे काम रुक जाते हैं। और एनर्जी का क्या रोल है, एनर्जी हमें अगर ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं तो हम टायर्ड हो जाते हैं, इसलिए भी हमारे बहुत सारे काम पेंडिंग रह जाते हैं। इसलिए हम बार बार समय और ऊर्जा की बात कर रहे हैं। अब कार्य में कुशलता विकसित करके कार्य का सरलीकरण कैसे किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी काम को पहली बार कर रहे हो या आपको वो कार्य ज़्यादा अच्छे से नहीं आता, तो पहले अगर हम उसमें कुशलता हासिल कर लें तो वो काम जल्दी होगा और आसानी से होगा और कम समय में होगा। ठीक है, ऊर्जा भी कम लगेगी। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आप कोई नई रेसिपी ट्राई कर रहे हो, उसको आपने यूट्यूब से देखा और आज आपने सोचा है कि वो रेसिपी आप किचन में ट्राई करोगे, तो बार बार यूट्यूब चलाकर बार बार हर थोड़ी देर बाद उसको देखना, उसके इंग्रेडिएंट्स वहाँ पर रखने, इसके बजाय आपने एक बार उस वीडियो को अच्छे से देख लिया है। अब जितनी भी इंग्रेडिएंट्स, जितनी भी सामग्री उसमें प्रयोग होगी उस रेसिपी में, आपने वो सारी सामग्री एक साथ रख ली है किचन में, उसके बाद आपने वो रेसिपी बनाना शुरू किया, तो आपका समय भी बचेगा, ऊर्जा भी बचेगी और काम भी आसानी से होगा। आप एक काम और कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स लेकर रख सकते हैं। अगर रेसिपी में लिखा हुआ है तो आप उस स्क्रीनशॉट्स को देखकर भी अपना काम कर सकते हैं। आप अपनी मम्मा से पूछकर कोई डिश बना रहे हो, कोई रेसिपी बना रहे हो, या किसी घर के अन्य सदस्य से, वो कमरे में बैठा है, आप बार बार रूम में जा रहे हो, फिर पूछने के लिए किचन में आ रहे हो और हो सकता है कमरे और किचन के बीच में कुछ फासला हो, इसकी बजाय आप उनके पास बैठकर एक बार अच्छे से समझ लें या उन्हें अपने पास बिठा लें और फिर उनसे पूछकर करते जाएं, ताकि हमारा जो आने जाने का समय है वो वेस्ट ना हो। उसके बाद है शरीर की मुद्रा सुधार कर, यानी कि पोस्चर। देखिए, पोस्चर का इतना बड़ा रोल है हमारे सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क में कि शरीर की अगर सही और उत्तम मुद्रा बनाए रखकर, पेशियों का प्रभावी प्रयोग कर, शरीर के अंगों को एक सीध में रखकर, अधिकतम भार अस्थियों के ढांचे पर डालकर पेशियों को सभी तनावों से मुक्त रखा जा सकता है और बेहतर कार्यक्रम प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, हम कोई कार्य कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, कई बार हमारा जो बॉडी पोस्चर होता है वो सही नहीं होता, तो जिससे हम जल्दी थक जाते हैं। आपने देखा होगा, हमारी कमर में दर्द हो गया, टांगों में दर्द हो गया,
या गर्दन में दर्द हो रहा है, वो किसके कारण होता है? हमारे शरीर के पोस्चर के कारण, हमारी मुद्रा के कारण। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई कार्य कर रहे हैं या हम जब खड़े हैं तो हमारे जो शरीर का भार है वो हमारी पेशियों पर नहीं होना चाहिए, हमारे अस्थियों के ढांचे पर होना चाहिए, हमारी हड्डियों पर होना चाहिए, हमारी बोनी स्ट्रक्चर्स पर होना चाहिए, ना कि हमारी मसल्स पर, ताकि हम मसल्स को तनाव मुक्त रखें तो काम आसानी से होगा और बेहतर तरीके से होगा। इसका सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है कि झुक कर झाड़ू लगाने की बजाय अगर हम लंबे हैंडल वाले झाड़ू का प्रयोग करें तो स्थिर मुद्रा बनी रहती है और देर तक काम किया जा सकता है। देखिए ये दो स्थितियां हैं, यहाँ पर सुविधाजनक लंबाई के हैंडल वाला झाड़ू है, यानी दोनों में काम तो सेम ही हो रहा है, करने वाला भी सेम है। फ़र्क क्या है कि इन्होंने अपने शरीर के पोस्चर को सही रखा है। कैसे सही रखा है? जो झाड़ू है उसमें लंबा हैंडल लगा हुआ है, अब इनको ज़्यादा झुकने की ज़रूरत नहीं है, खड़े खड़े बहुत आसानी से उस स्थान की सफाई की जा सकती है। लेकिन यहाँ क्या है, जो हैंडल है वो असुविधाजनक है, इसके लिए पीठ को झुकाना पड़ रहा है और पीठ की जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, उन पर तनाव पड़ रहा है। फलस्वरूप कार्य लेट होगा, ऊर्जा अधिक लगेगी, समय भी अधिक लगेगा और साथ ही साथ कमर में भी दर्द होगा। इसलिए हमें शरीर की मुद्रा का खासकर ध्यान रखना है। आपने देखा होगा कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही झुक कर चलते हैं और फिर उससे क्या होता है, उनकी बॉडी में फिर पेन रहने लगता है। आपने देखा होगा स्कूल में भी, घर पे भी, हम जब छोटे थे हमें बार बार टोका जाता था कि ज़्यादा झुक कर मत चलो, सीधे खड़े हो, सीधे खड़े होकर चलना है। कुछ बच्चे होते हैं जब काम करते हैं तो बिल्कुल झुक कर करते हैं, फिर टीचर उन्हें बार बार पीछे से टोकती हैं कि आपको गोबर निकाल के नहीं बैठना है, आपकी जो बैक है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। तो यही हमारा बॉडी स्ट्रक्चर होना चाहिए कि जब हम कोई काम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो हमारी जो पीठ है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। हम खड़े हैं तो हम ज़्यादा झुक कर या बहुत ज़्यादा तन कर पीछे की ओर ना चलें। कुछ लोग बिल्कुल पीछे की ओर होकर चलते हैं, कुछ लोग बहुत झुक कर चलते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए सही नहीं होता है। अब हम बात कर लेते हैं खड़े होने की उत्तम मुद्रा, क्योंकि अभी हमने बात की ना कि पोस्चर सही होना चाहिए। अब कैसा पोस्चर होना चाहिए? खड़े होने की उत्तम मुद्रा वो होती है जिसमें सिर, गर्दन, वक्ष और उदर एक दूसरे के ऊपर संतुलित हो। यानी हमारी जो सिर है, गर्दन है, वक्ष है, उदर है, वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर संतुलित होने चाहिए, ताकि जो जितना भी वेट है, जितना भी बोझ है, वो किस पर पड़ना चाहिए? अस्थियों के ढांचों पर, और जो मसल्स हैं, जो पेशियां हैं और स्नायु हैं, उन पर न्यूनतम तनाव पड़े। ठीक है, तो ये अगर पोस्चर होता है तो हम कम ऊर्जा में अधिक काम करते हैं, थकान कम होती है और हमारे शरीर में, मसल्स में पेन भी नहीं होता। इसी प्रकार काम करने के लिए बैठने की उत्तम मुद्रा एक संतुलित सधी हुई स्थिति है, जिसकी अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। कुछ काम हमारे ऐसे होते हैं जिनमें हमें बहुत देर तक बैठे रहना पड़ता है, और आपने नोटिस किया होगा कि जब हम उस काम को करने के बाद उठते हैं तो हम सीधे खड़े भी नहीं हो पाते, हम ढंग से चल भी नहीं पाते, थोड़ी देर तक तो हम बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि हमारा जो वो बैठने की मुद्रा होती है, जो पोस्चर होता है, वो सही नहीं होता। अगर हमारे बैठने की मुद्रा सही है तो हम आसानी से जब काम करके उठते हैं तो काफ़ी कंफर्टेबल और रिलैक्स होते हैं। शारीरिक भार कंकाल की अस्थियों के समर्थन द्वारा वहन किया जाता है और पेशियां तथा तंत्रिकाएं तनाव से पूरी तरह मुक्त रहती हैं। इस प्रकार संतुलन का उतना ही समायोजन किया जाता है जितना काम के लिए ज़रूरी हो। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, अब हमें लग रहा है हम काफ़ी देर से बैठे हैं, तो बीच में हम ज़्यादा नहीं 1-2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, कुछ सेकंड्स के लिए खड़े हो जाएं, या थोड़ी से हमने टहल लिया और वापस हम उस काम को करने के लिए बैठ गए, या बहुत देर तक हम खड़े हैं, कोई काम है तो हमने बीच में कुछ सेकंड्स का या कुछ मिनट्स का रेस्ट ले लिया, बैठ गए, ताकि हमारे बॉडी पोस्चर पे ज़्यादा असर ना पड़े। अब सेकंड जो हमारा पॉइंट है, कार्य भंडारण स्थान और प्रयुक्त उपकरणों में परिवर्तन। क्योंकि पहले हमारा क्या था, हाथ का जो हमारी गति है और शरीर की मुद्रा है उसमें परिवर्तन, अब तक हम उन्हीं की बात कर रहे थे। सेकंड पॉइंट हमारा है कि हमारा जो कार्य है भंडारण स्थान, यानी कि जैसे हम कहते हैं स्टोरेज स्पेस या स्टोरेज या स्टोर रूम, और जो हम उपकरण प्रयोग कर रहे हैं उनमें परिवर्तन करके। अब जिसमें पहले नंबर पे है भंडारण स्थानों की व्यवस्था। देखिए आप किचन में वर्क कर रहे हैं, अब
जहाँ पर आपका कुकिंग गैस है और जो आपका स्टोरेज है वो काफ़ी दूर दूर हैं, ठीक है। अब आपको हर एक बर्तन लेने के लिए, हर एक सामान लेने के लिए, चम्मच लेने के लिए, पानी के लिए बार बार दूर जाना पड़ता है, तो इससे आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट होता है, डबल ट्रिपल लगता है। तो किचन में व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि आपको जैसे पानी चाहिए तो वो भी बिल्कुल पास में हो, या जो किचन में स्टोरेज है, रैक है, इस तरह से होनी चाहिए कि बार बार हमें सामान उठाने के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े। किचन बनवाते वक्त पहले से ही ऐसा ध्यान में रखना चाहिए। अगर पहले से ऐसी स्थिति नहीं है तो हमें कुछ सिद्धांतों का, कुछ विज्ञान का प्रयोग करके ऐसे कुछ ट्रिक्स अपनानी है कि हम बार बार जो सामान लेने जा रहे हैं उसके समय को कम कर सकें और उस ऊर्जा को बचा सकें। जैसे देखिए, इसका एक और एग्जांपल है, एक क्लर्क है, अपना काम कर रहा है अपनी सीट पर बैठकर, अब उसे बार बार डॉक्यूमेंट्स और फाइल की ज़रूरत पड़ रही है और उसकी अलमारी है, रखी तो उसके रूम में हुई है लेकिन उसके सामने काफ़ी दूरी पर रखी हुई है। अब हर डॉक्यूमेंट उठाने के लिए उसको खड़ा होकर उस अलमारी में जाना पड़ता है। उसने फ़ाइल उठाई, उसको देखा, उसको यूज़ किया, फिर वो रखने गया, दूसरी फाइल उठाया। इसकी बजाय अगर उसकी अलमारी उसके टेबल के बिल्कुल पास में हो, उसके पीछे हो या बिल्कुल उसके साइड में रखी हुई हो, तो बार बार उसको ना ही दूर जाना पड़ेगा, अपनी जगह से खड़ा नहीं होना पड़ेगा और उस ऊर्जा को, उस समय को वो अन्य किसी कार्य में प्रयोग कर सकता है। तो इनका बहुत अधिक फर्क पड़ता है। रसोई के उपकरणों को पुनर्व्यवस्थित करना, इसका अर्थ क्या है? सिर्फ रसोई की नहीं, किसी भी हम एग्जाम्पल से इसको कर सकते हैं। पहले हम किचन की बात कर लेते हैं। कई बार किचन में हमें अगर कोई सामान चाहिए होता है तो उसको ढूंढने में बहुत अधिक समय लग जाता है और हमें ऐसा लगता है कि इतना समय तो उस काम को करने में नहीं लग रहा जितना उस उपकरण को या उस प्रोडक्ट को या उस सामग्री को ढूंढने में लग रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं रखते, उनको पुनर्व्यवस्थित अच्छे से नहीं करते। हमने एक सामान निकाला, बाकी सामान को अस्त व्यस्त कर दिया। तो इसके लिए हर हफ्ते, हर महीने या दिन में एक बार या जैसे भी हमें सुविधाजनक लगे, रसोई के जितने भी उपकरण हैं हम उनको मैनेज्ड रखें, ताकि कोई भी सामान अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हमें ज़्यादा समय ढूंढने में व्यतीत ना करना पड़े, जिससे हमारे टाइम और ऊर्जा दोनों की बचत होती है। कार्य स्लैब की ऊंचाई तथा चौड़ाई उपयोगकर्ता के अनुसार सही बनाना। देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम किचन में काम कर रहे हैं तो हमारा जो वर्किंग स्लैब है, किचन की नहीं, कहीं भी हम किसी लैब में हैं, ठीक है, हम प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं, तो जिस लैब पे हम वर्क कर रहे हैं, जो स्पेस है, अगर वो हद से ज़्यादा ऊंचा है हमारी लंबाई के हिसाब से, तो हमें कार्य करने में बहुत अधिक दिक्कत आती है। हमारी बाजू में भी दर्द होता है। इतना ही नहीं, एनर्जी ज़्यादा लगती है और टाइम ज़्यादा लगता है। और अगर उसकी जो ऊंचाई है ज़रूरत से ज़्यादा नीची है और हमारी हाइट ज़्यादा है, तो हमें बार बार झुकना पड़ता है और हमें बार बार कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम कहीं पर भी हैं, जो कार्य स्लैब की ऊंचाई और चौड़ाई है वो उपयोगकर्ता के अनुसार सही होनी चाहिए। अगर सही नहीं है तो हमें कुछ ना कुछ ट्रिक्स यूज़ करनी पड़ेगी। अगर बहुत ज़्यादा ऊंची है तो नीचे हमें कुछ स्पेस ऐसा मैनेज करना पड़ेगा जिस पे खड़े होकर हम काम करें, है ना। बहुत ज़्यादा नीची है तो स्लैब के ऊपर ऐसा कुछ मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि हमें ज़्यादा बार बार झुकना नहीं पड़े। श्रम बचाने वाले साधनों जैसे कि प्रेशर कुकर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन आदि का प्रयोग, जिससे समय तो बचेगा ही, साथ ही हाथ को भी इधर उधर हिलाना ढुलाना कम पड़ेगा। अब इसमें हम बात कर रहे हैं कुछ उपकरणों की ऐसे जिनसे हमारा टाइम भी बचता है, हमारी ऊर्जा भी बचती है। जैसे हम बात करें कि हम कपड़े हाथ से धोने के बजाय वॉशिंग मशीन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कपड़ों को डायरेक्ट सुखाने के बजाय हमने पहले ड्रायर का यूज़ करा, तो हमें उनको निचोड़ना नहीं पड़ेगा, उनका पानी नहीं निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट हम उसको तार पे सुखा सकते हैं। अगर हमारे पास वॉशिंग मशीन भी नहीं है तो भी हम कुछ ट्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं। हमने ऐसे कोई टोकरी ले ली जिसमें छेद हैं, ठीक है, उस टोकरी को किसी ऊंचे स्थान पर रख दिया या नीचे किसी ऐसी जगह पर रख दिया कि कपड़ों का सारा पानी झड़ गया है। अब निचोड़ने में हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सिंपल बर्तन की बजाय हम प्रेशर कुकर का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे हमारी जो खुद की एनर्जी भी सेव हो रही है और कुकिंग गैस की एनर्जी है वो भी सेव हो रही है। हमने माइक्रोवेव ओवन का यूज़ कर लिया, जूस निकालने के लिए हमने जूसर का यूज़ कर लिया, किसी चीज़ को हमें पीसना है तो ग्राइंडर का यूज़ कर लिया। आजकल मार्केट में ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिनका यूज़ करके हम टाइम
और अपनी एनर्जी दोनों ही बचा सकते हैं। देखिए, उपकरणों के अलावा ऐसे कुछ ट्रिक्स भी होती हैं जिनका यूज़ करके हम जल्दी खाना बना सकते हैं या जल्दी किसी काम को कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो हमारी मम्मी के पास होती हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, हमारे दोस्त हमसे शेयर करते हैं, तो उनका पालन हमें ज़रूर करना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि है अंतिम उत्पाद में परिवर्तन। अब अंतिम उत्पाद में परिवर्तन से क्या आशय है? देखिए, इसमें पहले नंबर पे है भिन्न भिन्न कच्ची सामग्री। हम कोई चीज़ बना रहे हैं, अब जैसा कि होम साइंस की बात चल रही है तो हम बार बार किचन से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं कि साबुत मसालों की जगह हमने पिसे हुए तैयार मसालों का प्रयोग कर लिया। यानी हमें कोई सब्जी बनानी है, कोई रेसिपी बनानी है, अब हमने पहले मसाले लिए हैं, उनको पीसा है, फिर हम उसको प्रयोग में कर रहे हैं। इससे अच्छा कि हम मसालों को पहले ही एक साथ पीस कर रख लें या मार्केट से पिसे हुए रेडीमेड मसाले ही ले आएँ, तो इससे क्या होगा, हमारा टाइम भी कम लगेगा, एनर्जी भी कम होगी, है ना। और उत्पाद पैदा करने के लिए हमने ऑर्गेनिक बीजों का प्रयोग कर लिया, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। सेकंड नंबर पे है उसी कच्ची सामग्री से भिन्न भिन्न उत्पाद प्रयोग करना। अब यहाँ पर तो हमने क्या किया है, जो रॉ मटेरियल है वो हमने अलग यूज़ कर लिया। यहाँ पर हमने क्या किया है, हमारा रॉ मटेरियल तो सेम है लेकिन हम उससे अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। जैसे हमने आइसक्रीम ना बना के क्या बना ली, कुल्फ़ी बना ली। हम रसदार कोफ्ता बनाने वाले थे, अब हमें पता है लौकी का कोफ्ता बनाएंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा, एनर्जी ज़्यादा लगेगी, इतना टाइम नहीं है, थकान भी बहुत हो रही है, तो हमने क्या किया, लौकी के पराठे बना लिए। तो इससे हम कहते हैं कच्ची सामग्री से भिन्न भिन्न उत्पाद तैयार करना। यानी देखिए, हमें लौकी खानी है, अब लौकी यूज़ भी हो गई है, हमें जो लौकी के न्यूट्रिएंट्स थे, पोषक तत्व थे, वो भी मिल गए, हमारा टाइम भी बच गया और एनर्जी भी बच गई। हम पहले कोफ्ते बनाने वाले थे, अब हमने क्या कर लिया, लौकी के पराठे बना लिए। लास्ट हमारा है कच्ची सामग्री भी और तैयार उत्पाद दोनों में ही हमने परिवर्तन कर लिया है। कैसे परिवर्तन कर लिया, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है शाही वाली कलम की जगह हमने बॉल पेन से लिखना शुरू कर दिया है। बच्चों, मुझे नहीं पता आपने शाही वाली कलम देखी है नहीं, मैं जब छोटी थी तब मैंने शाही वाली कलम देखी थी। अलग अलग इंक पेन्स आते थे, उनके लिए अलग अलग इंक यानी शाही की बोतल्स आती थी, फिर उसमें शाही को भरना पड़ता था, उसके बाद लिखना शुरू किया जाता था। लेकिन उससे लिखने की जो स्पीड थी वो भी कम होती थी और बार बार शाही को भरना है, एनर्जी और टाइम भी कंज्यूम होता था। लेकिन आजकल बॉल पेन आ गए हैं जिसमें शाही भरी हुई है और स्पीड भी तेज हो जाती है। तो इसी को हम कहते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, यानी कि कार्य का सरलीकरण। आप कहीं पर पहुंचे हो, अपने थोड़ा सा भी अगर आप लेट हो गए हो तो उस स्ट्रेस में आप काम ढंग से नहीं कर पाते, तो उससे बेहतर होगा कि आप थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाओ, तो आपका काम भी आसानी से होगा और फुर्ती से होगा। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिनका अगर हम ध्यान रखें और हमारे रूटीन लाइफ में उनको अपना लें तो हम कार्य का सरलीकरण कर सकते हैं। कम समय में, कम ऊर्जा में अधिक कार्य हम कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे स्थान प्रबंधन की, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।